हाय गाइस, इट्स मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 15th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ तो हमने एक पढ़ा था कि स्पुतनिक 5 बेसिकली देखा जाए तो ये रशिया की वैक्सीन है और इंडिया में टाई अप हुआ था डॉक्टर रेड्डी और रशिया के जो इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और परमिशन मिल गई थी। डीजीसीए ने खुद परमिशन दे दी थी कि स्पटनिक 5 इमरजेंसी यूज के लिए आप वैक्सीन यूज कर सकते हो। तो स्पटनिक 5 बन के तैयार हो गई है, उसका रोल आउट भी हो गया है और इंडिया में वो 995 पर डोज के हिसाब से मिलने वाली है। ओके, सो दिस आई जस्ट रिमेंबर इट कि स्पटनिक 5 इज द थर्ड वैक्सीन जिसको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिली थी डीजीआई से। नेक्स्ट न्यूज इट्स अबाउट आईसीएमआर की रिपोर्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो आईसीएमआर ने बताया कि जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है वो लेस इफेक्टिव होंगे किसके ऊपर, जो इंडिया का स्ट्रेन है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, किस स्ट्रेन का फैल रहा है, B.1.617, इसके ऊपर लेस इफेक्टिव होगा। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है। लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल डू एंड व्हाट अदर फार्मास्यूटिकल विल डू कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए ऑन द इंडियन वेरिएंट। अगेन सो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोला है, सारे यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से बोला है, सारे यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन से बोला है कि आप इंश्योर करेंगे कि गंगा में अब कोई भी डेड बॉडीज को डंप नहीं करेगा। ओके, ये उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड प्रोविजनल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी को बोल दिया है कि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गंगा में अब बॉडी डंप नहीं होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, सो अगेन तो दिल्ली में अब केसेस लो है, 1 मंथ से लो पे है। एंड अराउंड दिल्ली में कल सिर्फ 800 एंड 500 फ्रेश इन्फेक्शन मिले, मतलब 8,500 कोविड 19 के पेशेंट्स मिले, बाकी नहीं मिले। एंड डिप भी आया है पॉजिटिविटी रेट में अराउंड 12% तक पॉजिटिविटी रेट आ गई है। जहां पहले 20% के ऊपर थी वहीं 12% पे आ चुकी है पॉजिटिविटी रेट। Again, so it's about US slider turtles pose a threat in Northeast. So Northeast में एक टाइप ऑफ टर्टल है, यूएस स्लाइडर टर्टल, जो कि थ्रेड बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इनका एक तरीके से अ, इनको यहाँ पर बहुत 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 गलत तरीके से इनको हंटिंग करते हैं, जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। एंड जस्ट remember the name of the turtle is US slider turtle, and herpetologists have been warned that cute puppet could turn nesty for 25 native species for turtle and tortoise। तो मतलब ये एलिमिनेट होने वाले हैं, इसके चलते गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए। तो जस्ट लर्न द नेम ऑफ दिस टर्टल, क्योंकि डायरेक्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में किस टाइप का टर्टल पाया जाता है जो कि अभी एक्सटिंक्ट होने वाला है। मूविंग फर्दर, तो दिस आर नॉट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो वी डायरेक्टली मूव टू द नॉर्थ ईस्ट पेज ऑन द रीजनल पेज। तो उड़ीसा में केसेस बहुत ज्यादा हाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। अब उसी के चलते उड़ीसा में एम्बुलेंस के जो प्राइसेस हैं, एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल डू, और आई होप कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी। एंड कल तक इस चीज पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नवीन पटनायक इस पे कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप लेने वाले हैं, एम्बुलेंस के जब प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं। अगेन ऑन दी साउथ पेज, तो साउथ पेज में जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी ने बोल दिया है कि केरला में मानसून अराइव करेगा ऑन 31 मई। तो इंडिया में जहां सबसे पहले मानसून अराइव करता है वो है केरला। फिर केरला से मतलब इंडियन ओशन से वाटर आता है, फिर केरला पहुंचता है, तमिलनाडु, फिर डिफरेंट रीजन में जाता है। देन दे बंगाल, फिर बंगाल से टू द यूपी, फिर वहां से अरावली रेंज से फिर रिवर्ट होता है मानसून, फिर वापस से मानसून आता है इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, उसको रीट्रीट मानसून बोलते हैं। तो इंडिया में ये याद रखना, इंडिया में सबसे पहले जो मानसून स्टार्ट जब होता है तो किस स्टेट में रेन होती है। सो इन दी स्टेट ऑफ आपका केरला। अगेन सो एक स्टेटमेंट आया फ्रॉम एमबीए गवर्नमेंट जो कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है एनसीपी की।
शिवसेना की एंड कांग्रेस की। और उन्होंने बोला है कि जो अभी रिसेंटली हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोल दिया कि जो 50% जो रिजर्वेशन दे रखा था मराठा कोटा को, 12 एंड 13% इन बोथ एकेडमिक्स एंड जॉब्स में, वो अबॉलिश कर दो, क्योंकि वो इंदिरा शाह ने जजमेंट के अगेंस्ट है। एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जजमेंट के अगेंस्ट होने के साथ साथ जो 50% का कैप हमने लगा रखा था उसको ब्रीच करता है। अब इसी को लेकर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए फिर से 50% कैप ऑन कोटा को, मतलब रिजर्वेशन को इंक्रीज करना चाहिए और उस जो कैप लगा हुआ है उस कैप को बढ़ा कर दो। मूविंग फर्दर, तो ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज आउट ऑफ लाइन, तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज इट्स अबाउट सीज द फायर, जो कि इसराइल और पैलेस्टीन का इशू है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस वन, लैंड द हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली भी हुआ क्या कि अभी बहुत सारे कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे भी ऑर्फन हो गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। एंड देयर आर सर्टेन फैमिलीज जो कि डाल रहे हैं कि हम लोग इन्फेक्टेड हैं, और अगर कोई हमारे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर सकता है। तो उस चीज को डिस्कस किया गया। लेट्स सी, so we jump to the first editorial. Let's see what first editorial talks about. So the first editorial, it's about out of line. So यहाँ पर जो ऑथर है, यहाँ ऑथर बताया कि अभी वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करना है। सो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि जो वहां के गवर्नर हैं धनकर, जगदीप धनकर का सिंपल सा कहना है कि यहाँ की स्टेट फेल हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को मेंटेन करते हुए। एंड in the state of West Bengal, there is a breakdown of constitutional machinery, और जिसके चलते इसमें इमरजेंसी लगनी चाहिए। उनका ऐसा उनका ऐसा कंसर्न है। अब इसी को आगे ऑथर बढ़ाते हैं और बोलते हैं, सो कंसर्न यही है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी ममता बनर्जी 2 बार रह चुके हैं, और उनका हमेशा से कंसर्न रहा है कि जो गवर्नर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं होना पड़ता, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नर इंक्लाइंड होती है दूसरी पार्टीज की तरफ, बीजेपी की तरफ, और उन बीजेपी की तरफ काम करती हैं। अब इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने डिफेंड भी किया और बहुत सारे लोगों ने बातें भी करी। और रिसेंटली अभी नंदीग्राम में बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। जब इलेक्शन कंप्लीट हुए थे तो वहां पर बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स की डेथ हुई थी, टीएमसी के वर्कर्स की सपोर्टर्स की डेथ हुई, तो वहां पर क्लैश मिला, जिसके चलते गवर्नर का स्टेटमेंट आया था अबाउट दी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब इसी को लेकर ऑथर ने आगे यही बताया गया कि गवर्नर की जो पोस्ट होती है, गवर्नर की पोस्ट इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। जरूर उस गवर्नर का पास किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन उसको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एडिटोरियल, सो इट्स अबाउट सीज द फायर। सो सीज द फायर में सिंपल सी बात बताई गई ऑथर ने कि अभी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो क्लैश हुआ, और उस क्लैश में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे पैलेस्टीन लोगों की डेथ हुई, क्योंकि इसराइल ने भी रिटेलिएट किया था। अब उसी को चलते ऑथर ने लिखा कि जरूर इसराइल के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, लेकिन वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगर सही तरीके से यूज करते और सेम लेवल पे यूज करते तो हम बोल सकते थे हाँ इसराइल ने सही किया। बट इसराइल ने ये गलत किया है, ये स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, और उन्होंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू डिफेंड देयर ओन कंट्री को एक्सीड कर दिया, उस राइट को एक्सीड कर दिया। इसके चलते जहां पर जो गाजा में बहुत सारे सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो गई। अब थोड़ा बताते हैं आगे की बात कि इसराइल की जो सिचुएशन है वो इसराइल की सिचुएशन कैसे बिगड़ गई। तो अभी हुआ क्या, इसराइल के आर्म फोर्सेस ने अल अस्क मॉस्क, जहां पर हरम ए शरीफ है जेरूसलम में, वहां पर वहां पर फोर्सेस ने अटैक कर दिया उस मॉस्क में। उस मॉस्क के जितने भी प्रीचर्स थे और जितने भी वहां के मुस्लिम्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक इसी वजह से किया था क्योंकि इसराइल में एक तरीके का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जायनिज्म, और जायनिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि उस मूवमेंट के चलते इसराइल ने पूरी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था, जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था, बहुत सारे पैलेस्टीन के एरिया को कैप्चर कर लिया था, और जिसके चलते वो लोग एक तरीके से अपना फ्रीडम मानते हैं और अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर यूएस का डोमिनेंस है इन दी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। जिसके चलते जिसके चलते उन्होंने वहां के मुस्लिम्स को हटाना स्टार्ट किया, और वहां से थोड़ा सा वायलेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब जियोनिज्म जो होता है, जियोनिज्म इज अ वर्ल्ड वाइड ज्यूइश मूवमेंट
एंड ये इसीलिए होता है, दिस रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, एंड दैट नाउ सपोर्ट द स्टेट ऑफ इजराइल एज अ जूइश होमलैंड। ओके। और रिसेंटली अभी जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने ऑलरेडी जो ओल्ड सिटी है जेरूसलेम की, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलेम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल दिया है। फिर रिसेंटली अभी डेवलपमेंट हुआ था मार्च 2021 में। और मार्च 2021 में हुआ क्या, आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो कि इसराइल ने कितने पैलेस्टीन के एरियाज को कैप्चर किया और कहीं किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे, और वॉर क्राइम्स पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। देन देन फिर अप्रैल 2021 में खुद यूएसए ने, जो कि इसराइल का बहुत अच्छा अलाय है, यूएस ने खुद एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए, पैलेस्टीन को रिस्टोर करने के लिए $235 मिलियन का एड दी। ओके। देन आगे फिर जो है, आगे हम देखें तो वर्ल्ड इतला चाहती है कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है वहां पर पीस क्रिएट हो जाए। और देखा जाए, इसराइल ने इसी साल बहुत सारे कंट्रीज के साथ, अरब कंट्रीज के साथ, जो कि हमेशा उसके अगेंस्ट थी, उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और अच्छे रिलेशनशिप बना लिए, लाइक इजिप्ट, यूएई, आपका बहरीन, सूडान एंड मोरक्को। ओके। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का क्या स्टैंड है इसराइल के ऊपर। तो जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 1950 में इसराइल एज अ कंट्री को रिकॉग्निशन दे दिया था। बट वो हमेशा से खड़ा हुआ है, हमेशा से उसने बोला था कि पैलेस्टीन का भी पार्ट है और पैलेस्टीन को भी स्टेटहुड मिलना चाहिए। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी, और इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री थी जिसने पैलेस्टीन को कंट्री रिकॉग्नाइज करी थी और बोला था कि पैलेस्टीन की भी टेरिटरी है, पैलेस्टीन का भी यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेंस होना चाहिए, उनको भी स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेकिन हम बात करें तो इंडिया हमेशा डिप्लोमेटिक रहा है, और इंडिया ने पैलेस्टीन के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे, मतलब ह्यूमन राइट्स हैं उसको सपोर्ट किया, एंड साथ साथ उन्होंने इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन भी रखे, लाइक इन दी मिलिट्री, इन दी इकोनॉमिक एंड अदर स्ट्रेटेजीज रिलेशन विद इसराइल। सो अब यही है एडिटोरियल जो अपने इसराइल के बारे में समझा कि इसराइल में अभी क्या चल रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या थे, अरब कंट्री के साथ इसराइल के क्या रिलेशन है उनके नेबरहुड में, और इंडिया का क्या स्टैंड है इस सिचुएशन पर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। सो जो नेक्स्ट एडिटोरियल बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। द नेक्स्ट एडिटोरियल बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी कि अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, बहुत सारे गार्जियंस की डेथ हो गई, जिसके चलते बच्चे बहुत ज्यादा ऑर्फन्स हो गए। और देखा जाए तो ये जो ऑथर है के आर विज, जो कि पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ में, उनका ये अपना ओपिनियन है खुद का, तो उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। सो हमारे लिए कुछ कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपन उसको पढ़ेंगे बस। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं। अब उन बच्चों के ऑर्फन के ऊपर बहुत सारे सोशल मीडियाज पर मैसेजेस आते हैं, और मैसेज जो कि फ्लर्टेड मैसेजेस हैं, और यही रिक्वेस्ट होती है कि इन बच्चों को अडॉप्ट कर लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियंस को खो दिया है। बट इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में देर आर सर्टेन एनजीओज, जो एनजीओज हैं जो कि ऑर्फिन चाइल्ड को अडॉप्ट करती हैं। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले जो आईपीएस ऑफिसर ऑब्वियसली बात है रूल्स बताए, लॉ बताया। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं, अगर किसी इंडियन को कोई ऑर्फन चाइल्ड मिलता है या कोई भी चाइल्ड मिलता है, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, वो स्टेप होना चाहिए ही शुड कॉल ऑन नंबर 1098, जो कि बात करें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, वो एक नोडल एजेंसी है, और उनको आप हैंड ओवर कर देंगे, देन बच्चे का गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। देन सेकंड ऑप्शन जो होता है किसी पर्सन के पास, कि वो नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वर्नेबल चाइल्ड के पास जाए, मतलब उस पोर्टल पे जाए और वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो हैंड ओवर कर दे बच्चे को। ये सेकंड ऑप्शन होता है। थर्ड जो अल्टरनेट ऑप्शन है कि ही शुड अप्रोच द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या करेगी, उस चाइल्ड को किसी किसी ऑर्फनेज में या जुवेनाइल ऑफिस में या जुवेनाइल सेंटर्स में उनको रख लेगी, और उनका फिर अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करना चाहता है या उनको एजुकेशन है, वो स्टेट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
देन अब आगे आगे जो ऑथर ने बताया, आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट टू इंपॉर्टेंट केसेस। इट्स अबाउट सम्मानपुर बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, सारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को, कि जितने भी आपकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, वो सब रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन किसी भी बच्चे को रख नहीं सकता, ना ही किसी बच्चे को दे सकता है किसी और पर्सन को अडॉप्ट करने के लिए। ओके। देन फिर एक और केस हुआ था 2013 में, इट्स बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बचपन बचाओ आंदोलन देखा जाए तो ये कैलाश सत्यार्थी का है, जिनको ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज मिला है। एंड इंडिया के देखा जाए तो फर्स्ट बॉर्न इंडियन है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो उस पर उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्हीं ने केस किया था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें डायरेक्शन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी ऑफ द स्टेट को, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए जब भी कोई चाइल्ड मिस होता है, या फिर किसी चाइल्ड का abduction होता है, या फिर उसकी ट्रैफिकिंग होती है। ओके। और जब ये चीजें हो जाए, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद वन पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इस चीज को इस चीज को देखेगा, रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। और हर डिपार्टमेंट में, हर पुलिस स्टेशन में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हर पर्सन को ट्रेन करेगा अबाउट दी चाइल्ड वेलफेयर, अबाउट दी ट्रेनिंग कि चाइल्ड के साथ चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो। दो ही केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट रीड, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अपन को पूरा एटोन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अबाउट दी चाइल्ड चाइल्ड के जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आ जाती है, वुमेन की बात आ जाती है, तो हमारे लिए एडिटोरियल थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो रीड इट। मूविंग फर्दर, so we move to the north, so do we move to the national news? So नेशनल न्यूज में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, और प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने ये बोला कि हम लोग वर्क कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ऑक्सीजन सप्लाई करें, हम कैसे मेडिसिन की कमी ना हो, और हम कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन कर सकें पीपल को। नाउ अगेन, सो अगेन स्टेटमेंट बाय द एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि जो डेड बॉडीज की जो डिग्निटी है, आप उसको अपहोल्ड करें, आप उसको ऐसे ही बहा ना दें किसी भी नदी में, स्पेशली इन दी गंगा। तो गंगा वाला इशू उनके 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 कोर्ट में आया था, तो उसी के चलते उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। सो अगेन, सो सेंट्रल कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उन्होंने सिंपल सा स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है राहुल गांधी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सेंटर को वैक्सीनेशन पॉलिसी कैसे करनी चाहिए। तो कांग्रेस का जो आइडिया है वो ये है कि परचेज आप सेंट्रलाइज करो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करेगी, देन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, स्टेट गवर्नमेंट को परचेज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को वो वैक्सीन महंगी पड़ रही है। अगेन, सो यहाँ पर प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज एंड अर्ज एकेडमिक्स, तो वही बोला है ह्यूमन राइट कमीशन ने कि कोविड 19 के चलते, ऑन को कोविड 19 के चलते बहुत सारे एकेडमिक्स जो है, बहुत सारे मार्जिनलाइज जो है सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल है, उनके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा वायलेट हो रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, स्टेट अथॉरिटीज की है, गवर्नमेंट की है, कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है और एकेडमिक्स है, उनके 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 ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करो, उनके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करो। सो वी नाउ सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सो एक रिपोर्ट निकल के आई, और रिपोर्ट में बताया गया कि अराउंड 10 इयर्स में 186 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, 186 एलिफेंट की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स। ओके। सो अगेन पंजाब में एक नया स्टेट इंक्लूड हो गया। सो जस्ट राइट इट डाउन और ए नोटबुक, क्योंकि हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आइलेट में। सो दिस इज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, सो राइट इट डाउन। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो हम लोग वर्ल्ड न्यूज में देखेंगे तो व्हाट इज आयरन डोम सिस्टम। सो आयरन डोम सिस्टम को बताया गया, सिंपल सा फंडा बताया गया। सो दिस न्यूज यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। सो यहां बताया गया कि अगर कोई पर्सन कोई मिसाइल फेंकता है, तो उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो यही है आयरन डोम सिस्टम। सो जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, इट्स अ वेरी सिंपल। जो भी न्यूज में इसी वजह से आया क्योंकि इसराइल ने मिसाइल्स को टैकल किया बिकॉज ऑफ गाजा स्ट्रिप से मिसाइल्स आई थी। सो ओली फिर से
केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, रिअपॉइंट हुए, और उनको 30 डेज का टाइम दिया गया है कि अगर वो उन 30 डेज के बाद फिर से वो होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाते हैं तो फिर से इलेक्शन होंगे, अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। ओके, सो अगेन ऑन दी बिजनेस न्यूज, हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, समथिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज एंड समथिंग अबाउट पब्लिक कंपनीज, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एनी स्टेटमेंट बाय आरबीआई और एनी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।